हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के साइंस के सीरीज का आज का हमारा जो वीडियो होगा क्लास 8 के चैप्टर 17 यानी कि तारे और सौर परिवार से होगा। इसका हम पार्ट 1 कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा है। इससे 30 क्वेश्चन बन जाता था, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में करा रहा हूं। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आज का जो वीडियो हमारा होगा ये पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 को सबसे पहले समझिए, उसके बाद आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सीरीज हम लेकर आए हुए हैं और यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये साइंस के साथ ये एसएसटी का भी चैप्टर हो जाता है। इसीलिए यह दोनों जगह आपका फायदा करता है, यानी कि जीएस पार्ट में भी और आपका सब्जेक्ट में भी। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा किस दिशा में स्थित होता है। ऑप्शन ए है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सभी को पता है कि जो ध्रुव तारा होता है अपना एक ही स्थिति में एक ही जगह सदैव रहता है। कौन सा दिशा में? उत्तर दिशा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में स्थित रहता है और यह अपनी स्थिति नहीं बदलता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही इसे दिशा निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। आइए, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ था। एनसीईआरटी का ये देखिए पेज है। एनसीईआरटी में दिया है कि वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। ठीक है, और ये कौन सा अक्ष आप यहां देख रहे होंगे फोटो में, ये कौन सा अक्ष है? ये हमारा उत्तरी अक्ष है। ठीक है, यानी कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में प्रतीत होता है, जो कि अस्थायी रहता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? एंड्रोमेडा, मिल्की वे, सिग्नस, मैगेलेनिक। आंसर बताइए। सभी को पता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि हमारा जो सौर मंडल है ये मिल्की वे आकाश गंगा में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में जानते हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाश गंगा में स्थित है। यह एक सर्पिला यानी कि स्पाइरल इस टाइप से है। ये सर्पिला आकृति वाली आकाश गंगा है जिसमें अरबों तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड मौजूद है। तो आप सभी को पता है कि तारे, ग्रह और खगोलीय पिंड से ही मिलकर क्या बनता है? सौर मंडल, यानी कि आकाश गंगा। और वे हम लोग का जो सौर मंडल है वो किस में है? मिल्की वे आकाश गंगा में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल, बुध, शनि, नेपच्यून। तो लाल ग्रह के नाम से सभी को पता है मंगल। आइए, मंगल ग्रह के बारे में, ये लाल आखिर दिखता क्यों है? सबसे पहला मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये लाल क्यों दिखता है। तो आइए आंसर जानने की कोशिश करते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कहीं नोट कर लीजिए, कहीं इसको लिख लीजिए कि मंगल ग्रह की सतह पर लोहे की ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका काफी पुराना हो गया है। ठीक है, नया क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि लाल ग्रह यानी कि जो मंगल ग्रह है लाल क्यों दिख रहा है। तो आपका आंसर होगा लोहे की ऑक्साइड के कारण। आइए, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में बाहर का पहला ग्रह है, यानी कि पृथ्वी के बाद है, वह मंगल है। यह हल्का रक्त भाग प्रतीत होता है, यानी कि लाल रंग का, रक्त के कलर का दिखता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह, ध्यान रखिएगा कि मंगल के 2 उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के 1 उपग्रह, बृहस्पति के कितने हैं आगे चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल यानी कि मिशन है जिसका चर्चा किया गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षित ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2023, ये डेट दोस्तों
देखिए अगर आपको टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी को आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, यहीं से क्वेश्चन उठा देता है एग्जाम में और आप ढूंढते रह जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और आपको ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन लगेगा जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बताइए, तो पहला मंगल मिशन जो था यानी कि 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया, यह 24 सितंबर 2014 को, ध्यान रखिएगा दोनों डेट, मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये कहीं लिख के और दीवार पे चिपका लीजिए या कहीं नोट्स बना के लिख लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, एक तो यहां से क्वेश्चन बन गया कि पहला जो मंगल मिशन भेजा गया था कब भेजा गया था, वो कब पहुंचा, और विश्व में भारत ऐसा पहला देश था जो पहले ही प्रयास में सफल हुआ था। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, देखिए दोस्तों ये वीडियो बनाने में, पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, समय नहीं लगता लाइक करने में, बस एक क्लिक करना है। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का कौन सा चरण पूर्णिमा को दर्शाता है? आप सभी को पता है, एक पूर्णिमा होता है और एक अमावस्या होता है। तो बताइए, अमावस्या, अर्धचंद्र, पूर्ण चंद्र, कोई नहीं, तो पूर्ण चंद्र ही आपका पूर्णिमा कहलाता है। याद रखिएगा, सभी लोगों को ये बात पता होगा, लेकिन इसके फैक्ट के बारे में आइए जानते हैं कि कितने दिनों पे ये चक्र चलते रहता है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशित होता है, जिसे पूर्ण चंद्र के रूप में जाना जाता है, पूर्णिमा कहा जाता है। आइए, उस दिन जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिया दिखाई देती है, यानी कि पूरा चंद्रमा जिस दिन दिखाई देगा, तो पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा क्या होता है, पूरा गोल, यानी कि पूरा चंद्रमा दिखता है। ठीक है, इसके पश्चात रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है और 15वें दिन, ध्यान रखिएगा, जस्ट 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, उसी दिन को अमावस्या कहते हैं। इस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। आइए, ये फैक्ट देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि दिवाली को अमावस्या पर मनाया जाता है, यानी दिवाली जो पर्व होता है ये आपका अमावस्या पर मनाया जाता है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, गुरु नानक जयंती हो गया, पूर्णिमा पर मनाया जाता है, यानी कि जब चंद्रमा पूरा दिखता है, पूरा चमकता है, उस दिन मनाया जाता है। ये दोनों पर्व, ये देखिए एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन, ध्यान रखिएगा 30 दिन नहीं होता है, 29 दिन से कुछ अधिक होता है। बहुत से कैलेंडरों में इसे अवधि को 1 माह कहते हैं। याद रखिएगा, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि जो होती है लगभग 29 दिन का होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रहों की कक्षा का आकार कैसा होता है, यानी कि ये हमारे सन हो गए, और जो ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, देखिए बिल्कुल गोल नहीं चक्कर लगाते हैं, ये कैसे होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं, इस टाइप से ये चक्कर लगाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। ये आपका कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रहों की कक्षा का आकार कैसा होता है, याद रखिएगा दीर्घवृत्ताकार। यानी कि केपलर के पहले नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, वहां इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां हम इसका पीडीएफ शेयर कर देते हैं। अभी कल का भी पीडीएफ शेयर नहीं किए हैं, आज हम दोनों का एक ही साथ शेयर कर देंगे। गैलीलियो ने कौन से ग्रह के चंद्रमा खोजे थे, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो गैलीलियो ने जिस ग्रह के चंद्रमा, चंद्रमा मतलब कि उपग्रह, प्राकृतिक
उपग्रह। तो बताइए कि किस ग्रह के उपग्रह को गैलीलियो ने खोजा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह को यानी कि चंद्रमा को खोजे थे। कौन से? 4 बड़े चंद्रमा यानी कि 4 बड़े उपग्रह, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो की खोज की थी। ये चारों उपग्रह याद रखिएगा जो कि गैलीलियो ने खोजी थी, बृहस्पति के चंद्रमा को, उपग्रह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए थे? गैलीलियो। यानी कि मिला जुलाकर बात है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, आइंस्टाइन। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, केपलर। यानी कि जोहान्स केपलर, पूरा नाम याद रखिएगा, ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा कितने नियम? 3 नियम दिए थे जिन्हें केपलर के नियम कहा जाता है। अब ये जो केपलर का नियम है, तीनों नियम हम क्लास 10 में, 10th क्लास में आपका बिल्कुल डिटेल्स में दिया हुआ है, वहां पे हम इसको समझेंगे। इस चैप्टर में आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया था। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिदिन हम आपके लिए एनसीईआरटी, एसएसटी और साइंस का एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, एक सीरीज लेकर आए हुए हैं आपके तैयारी को मजबूत करने के लिए, आपको बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन दिलाने के लिए। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं, मेरी भी तैयारी की जो रणनीति था सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही था। तो एनसीईआरटी में इतना कुछ दिया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से कर लीजिए तो इसके बाद आप मार्केट में जितना प्रैक्टिस सेट या जिसका भी जो भी आपको क्यूज हो, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगाना हो, आप लगा लीजिए। यहां से सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही रहेगा, चाहे प्रीवियस ईयर हो या कुछ भी हो। एक बार अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां चैप्टर वाइज, क्लास वाइज जाकर वीडियो देख सकते हैं। कौन सा ग्रह अपने चारों ओर वलय रिंग रखता है? तो सभी को पता है, कल ही फोटो के भी माध्यम से दिखाया था कि शनि ग्रह, इस वलय में, इस रिंग में क्या क्या होता है? तो आपका होता है बर्फ और आपका धूल कण। ठीक है, लिखा भी होगा कि शनि अपने चारों ओर सुंदर वलयों के लिए प्रसिद्ध है। ये वलय बर्फ, धूल के छोटे चट्टानी कण से बने होते हैं। यह ग्रह अपने सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपका टीआरई 3 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, 1 नंबर पे है आपका बृहस्पति, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोग अक्सर देखे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंड जलता हुआ दिखाई देता है जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है? रात के समय में, हालांकि शहर के लोग नहीं देख पाते हैं इसको, क्योंकि शहर में इतना लाइट रहता है कि आपको तारा दिखाई नहीं देता है। तो गांव के लोग या गांव में जो रहते हैं, अक्सर आप लोग रात में देखते होंगे कि अचानक से एक बहुत तेज लाइट कलर का कुछ पृथ्वी की ओर गिरता हुआ नजर आता होगा। उसे क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं, धूमकेतु, ग्रह, उपग्रह। तो उसे उल्का पिंड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे उल्का कहते हैं। क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए, जब कोई उल्का यानी कि मेटोर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण वह जलने लगता है। उसका गति इतना तेज रहता है कि वह जलने लगता है, और जलने की वजह से ही एक चमकदार रेखा के रूप में दिखाई देता है, जिसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, और बहुत लोग मन्नत भी मांगते हैं। ठीक है, आइए क्या है फोटो के भी माध्यम से और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं, ध्यान रखिएगा, छोटा पिंड होता है जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। उस समय इसकी उच्च चाल यानी कि गति होती है, वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठता है। यानी कि इतना ज्यादा घर्षण उत्पन्न हो जाता है, इतना तेज उसका स्पीड होता है
कि वह जलने लगता है और जलने की वजह से उसमें चमक उत्पन्न होती है और शीघ्र ही वाष्पित हो जाता है। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होता है, यानी कि बहुत कम समय के लिए ही दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती है और वहीं बड़ा बड़ा गड्ढा कर देती है और झील का निर्माण कर देती है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा प्राकृतिक झील है, आप लोग पढ़े भी होंगे, जो कि उल्का पिंड के द्वारा बनाया गया है। ये क्या हो गया कि कुछ वाष्पित हो गया, कुछ जल के राख हो गया, वायुमंडल में ही खत्म हो गया। कुछ इतना बड़ा होता है कि उसको जल के नष्ट होने में, खत्म होने में नहीं हो पाता है और पृथ्वी पर आके गिर जाता है और वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है, जिससे चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम उपग्रह है। फोबोस, टाइटन, IRS, ट्राइटन। देखिए शायद इसका हम फोटो नहीं लगा पाए, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, सारे ग्रह के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ था, हम अलग से इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IRS। क्या है, कृत्रिम उपग्रह है, यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एक कृत्रिम उपग्रह है जिसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पृथ्वी का अवलोकन करने और संसाधनों की निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आपका एडुसैट है, ध्यान रखिएगा, पहला एजुकेशनल जो सैटेलाइट था यही था और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हम फोटो शेयर कर देंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि धूमकेतु के चारों ओर कौन सा भाग चमकता हुआ दिखाई देता है। पूंछ, कोर, नाभिक, आभामंडल, कोमा, वलय। तो बताइए, धूमकेतु के बारे में कल ही फोटो के माध्यम से मैं दिखा दिया हूं पार्ट 1 में। आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आभामंडल, यानी कि कोमा, यानी कि आभामंडल होता है, आभामंडल ही धूमकेतु के चारों ओर का ये भाग चमकता हुआ प्रतीत होता है। देखिए क्या लिखा हुआ कि जब धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो उसकी बर्फीली सतह वाष्पित होने लगती है। ठीक है, किससे बना होता है, बर्फ से बना होता है और बर्फीली जो सतह होती है वाष्पित होने लगती है, जिससे एक चमकदार आभामंडल, जिसको कोमा कहा जाता है, बनता है। इसके अलावा धूमकेतु की एक लंबी पूंछ भी होती है जो सूर्य के विपरीत दिशा में और सूर्य से विपरीत दिशा में दूर होती है। ध्यान रखिएगा क्यों दूर होती है, पार्ट 1 में हम बता दिए हैं। चलिए, तो ये आज के हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। यानी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 18 पे चर्चा करेंगे, जो कि क्लास 8 का आखिरी चैप्टर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।